नमस्ते भाई सबको एक बार फिर से। और नमस्ते आज सर। नमस्ते भाई, आज ऑर्गेनन है। और कौन सा एफोरिज्म चलेगा डॉक्टर सिमरन? बस 32 चलेगा मेरे थर्टी ख्याल टू से। यस। हम्म। अमित भाई, अमित पाल जी, 32 ही है ना? हाँ जी, 32 ही है। ओके। तो 31 भी बहुत अच्छा था हम्म। कि जब तक हम जब तक ऑर्गेनिज्म पहले से प्रीडिस्पोज ना हो, ससेप्टेबल ना हो, तब तक किसी भी मॉर्बिफिक नॉक्सिस एजेंट में वो पावर ही नहीं होती कि वो उसको बीमार कर दे अनकंडीशनली। और इसीलिए कोई भी चीज किसी भी इंसान को ना तो हमेशा बीमार करती है और ना वो हर एक को बीमार करती है उस समय जब किसी को वो बीमार कर रही है किसी दूसरे को, तो उसके पीछे ससेप्टेबल होना है या हम्म। सफिशिएंटली डिस्पोज होना होता है। ये था 31 में। जी। 32 में शायद मेडिसिन को लेके कह सकते हैं, क्योंकि बात ये है पाल भाई जी। कि नेचुरल या मॉर्बिफिक नॉक्सियस एजेंट तो अनकंडीशनली अफेक्ट नहीं कर सकते। कोई ना कोई पहले से कंडीशन चाहिए होती है ससेप्टेबिलिटी के रूप में, हम्म। प्रीडिस्पोजिशन के रूप में। जबकि मेडिसिन हम्म। पे ये लागू नहीं होती है बात। मेडिसिन अनकंडीशनली भी किसी भी हम्म। हेल्दी पर्सन को अफेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, इसलिए वो प्रूविंग प्रूविंग आ पाती है उनसे। तो बिल्कुल। अनकंडीशनली नेचुरल डिजीज नहीं आ सकता, जबकि मेडिसिन का जो इफेक्ट है किसी भी पर्सन पर, उसके लिए पहले से कोई कंडीशन की जरूरत नहीं होती, वो अनकंडीशनली अफेक्ट कर सकती है। यही प्रूविंग का आधार है। जी। तो 32 एफोरिज्म में चलेंगे। 32 में कह रहे हम्म। हैं, बट इट इज क्वाइट अदरवाइज विद द आर्टिफिशियल मॉर्बिफिक एजेंट्स विच वी टर्म मेडिसिन। बात वही है हम्म। जो अभी बात कर रहे थे हम, वही भाव दिया इसमें, इस लाइन में। ये बिल्कुल अ, अलग है आर्टिफिशियल मॉर्बिफिक एजेंट्स के बारे में, जिनको हम मेडिसिन कहते हैं। उनके बारे में ये हम्म। बिल्कुल अलग बात है। एवरी रियल मेडिसिन नेमली एक्ट्स एट ऑल टाइम्स अंडर हम्म। ऑल circumstances on हम्म। every living human being and produces in him its peculiar symptoms। ब्रैकेट में कह रहे हैं distinctly perceptible if the dose be large enough, ब्रैकेट बंद है। हम्म। So that evidently every living human organism is liable to be affected and हम्म। as it were inoculated with the medicinal disease at all times and absolutely, ब्रैकेट में कह रहे हैं, अनकंडीशनली, कोमा लगा के कह रहे हैं, विच एज बिफोर सेड इज बाय नो मीन्स द केस विद द नेचुरल डिजीजेज। तो एफोरिज्म का पूरा भाव ये है यहाँ कि ये मेडिसिन पर के केस में बिल्कुल अलग है आर्टिफिशियल मॉर्बिफिक एजेंट के को लेकर के, जो मेडिसिन कहलाती हैं। कि एवरी रियल मेडिसिन जो है, जो नेमली जो है, वो हर समय काम कर सकती है, हर सरकमस्टांस में, सभी सरकमस्टांसिस में काम कर सकती है। ऑन एवरी लिविंग ह्यूमन बीइंग पर काम कर सकती है और पैदा बिल्कुल। कर सकती है उसके अंदर अपने पिक्यूलियर सिम्टम्स, जो कि स्पष्ट रूप से परसेप्टेबल होते हैं। यदि डोज लार्ज एनफ दे दी जाए तो वो स्पष्ट रूप से परसेप्टेबल भी हो जाते हैं ऑब्जर्वर को। सो बिल्कुल। दैट so that evidently every living human organism is liable to be affected। तो हम्म। ये इस बात का प्रूफ है, ये एविडेंट है कि कि प्रत्येक लिविंग ह्यूमन ऑर्गेनिज्म जो
है वो लायबल है अफेक्ट होने के रूप में इससे। एंड एज इट वर, और जो होता भी है, एज इट वर इनोकुलेटेड विद द मेडिसिनल डिजीज एट ऑल टाइम्स एंड एब्सोल्यूटली, और इस तरह से उसमें इनोकुलेट कर सकते हैं मेडिसिनल डिजीज को ऑल टाइम्स, कभी भी, हर समय, एब्सोल्यूटली, ब्रैकेट में करें अनकंडीशनली, वहां पर कोई कंडीशन नहीं होती पहले से ससेप्टेबिलिटी के रूप में, वो अनकंडीशनली हमें ऑल टाइम्स मेडिसिनल डिजीज के लिए लायबल है अफेक्ट होने के। विच एज बिफोर सेड, जो कि पहले कहा है जिसके बारे में कि वो इज बाय नो मीन्स द केस विद द नेचुरल डिजीज, जो कि पहले कह चुके हैं वो नेचुरल डिजीज के केस में ऐसा नहीं है कि वो अनकंडीशनली काम करती हो, उसके लिए कोई ना कोई कंडीशन चाहिए होती है। ठीक है जी। जी। हाँ, कोई पॉइंट कहना है, रखना पॉइंट किसी को? क्लियर हो गया डॉक्टर सिमरन? जी जी जी। तो एफोरिज्म नंबर 33 में कह रहे हैं, इधर ये वो तो नहीं है, इस पे फुटनोट तो नहीं है कोई? ये 16 वाला फुटनोट किस पे था? ऊपर था, 31 पे था, सॉरी। हाँ, तो 33 एफोरिज्म करेंगे अब। और ये ना पीछे हमने अभी पढ़ा था, ये 30 से लेकर के 33 तक कुछ प्रोपोजिशंस थे कि किस तरह से लायबल है कोई इंसान उससे अफेक्ट होने के। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है कि वो कुछ वही बता रहे हैं प्रोपोजिशंस के रूप में। तो 33 में कह रहे हैं कि इन अकॉर्डेंस विद दिस फैक्ट इट इज अनडिनाइबली shown by all experience that the living human organism is much more disposed and has a greater liability to be acted on and to have its health deranged by medicinal powers than by morbific noxious agents and infectious miasms, or in other words, that the morbific noxious agents possesses a power of morbidly deranging man's health that is subordinate and conditional, often very conditional, whilst medicinal agents have an absolute unconditional power greatly superior to the former। ये फाइनल रिमार्क दे रहे हैं, फाइनल स्टेटमेंट दे रहे हैं अब एक तरह से कि इन अकॉर्डेंस विद दिस फैक्ट, इस सच्चाई के अनुसार जो भी पीछे हमने पढ़ी है, इट इज अनडिनाइबली शोन बाय ऑल एक्सपीरियंस दैट द लिविंग ह्यूमन ऑर्गेनिज्म इज मच मोर डिस्पोज एंड हैज ए ग्रेटर लायबिलिटी टू बी एक्टेड ऑन। तो ये जो एक्सपीरियंस देखे गए हैं सभी, अनडिनाइबली उनके अनुसार ये देखा गया कि लिविंग ह्यूमन ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत ज्यादा डिस्पोज्ड है और वो ग्रेटर लायबल है एक्टेड ऑन होने के, यानी कि अफेक्टेड होने के, या जिस पे एक्शन आता है उसके प्रति बहुत ज्यादा लायबल है। एंड टू हैव इट्स हेल्थ डिरेज्ड बाय मेडिसिनल पावर्स, और इस तरह से उसकी हेल्थ ड्रेज हो जाती है, होती है मेडिसिनल पावर्स के द्वारा। देन बाय मॉर्बिफिक नॉक्सियस एजेंट एंड इन्फेक्शियस मियाजम्स, यानी कि मॉर्बिफिक नॉक्सियस एजेंट्स और इन्फेक्शियस मियाजम्स से भी ज्यादा लायबल है वो, ग्रेटर लायबिलिटी है कि वो मेडिसिनल पावर से और भी ज्यादा या और भी जल्दी कह लो, या वो अफेक्ट होता है मेडिसिनल से, जितना मॉर्बिफिक नॉक्सियस एजेंट और इन्फेक्शियस मियाजम से भी
इतना नहीं लायबल है जितना के मेडिसिनल पावर से अफेक्ट होने के लिए वो लायबल है। ये देखा गया ऊपर सभी एक्सपीरियंस से। और इन अदर वर्ड्स, और यदि दूसरे शब्दों में कहें, दैट द मॉर्बिफिक नोक्सियस agents possesses a power of morbidly deranging man's health that is subordinate and conditional, often very conditional। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये जो मॉर्बिफिक नोक्सियस एजेंट्स हैं, possesses a power of morbidly deranging man's health that is subordinate and conditional। इसकी जो पावर है मॉर्बिडली ड्रेंज करने की मेंस हेल्थ को, वो सबऑर्डिनेट और कंडीशनल है, बल्कि वेरी कंडीशनल है। जबकि whilst medicinal agent have an absolute unconditional power greatly superior to the former। जबकि मेडिसिनल एजेंट जो है उनके अंदर अनकंडीशनल पावर है, उसमें किसी कंडीशन की जरूरत नहीं, और ग्रेटली सुपीरियर होती है फॉर्मर से। फॉर्मर मतलब जो ये मॉर्बिफिक ड्रेंजिंग मॉर्बिफिक नॉक्सियस एजेंट्स हैं, इनसे ज्यादा सुपीरियर है, और इनके कंपैरिजन में वो अनकंडीशनल पावर के साथ काम करती है। तो भाव तो समझ में आ गया ना कि मेडिसिन के बारे में दो बात यहां क्लियर कर दी कि एक तो ये अनकंडीशनल काम कर सकती हैं और इनकी पावर हमेशा ग्रेटर होती है देन द मॉर्बिफिक नोक्सियस एजेंट से। बिल्कुल। हाँ, और मॉर्बिफिक एजेंट्स की लिए दो बात है कि एक तो मॉर्बिफिक नोक्सियस एजेंट की जो पावर है ड्रेंज करने की, वो मेडिसिनल पावर से एक तो कम है, और दूसरा उन्हें कंडीशन चाहिए अमितपाल भाई। मॉर्बिफिक नोक्सियस एजेंट को एक्ट करने के लिए ह्यूमन बीइंग पर डॉक्टर सिमरन, डॉक्टर दीप सिखा गई हो, तो उनको एक कंडीशन चाहिए होती है, जबकि मेडिसिन के साथ ऐसा नहीं है। फिर मैं यह रिपीट कर दूं जो पहले थोड़ी देर पहले कह रहा था, यही रीजन है कि मेडिसिन की प्रूविंग संभव है। और अगर मेडिसिन कंडीशनल काम करती तो प्रूविंग होती क्या डॉक्टर सिमरन? बिल्कुल सब जगह नहीं, बिल्कुल सब जगह नहीं होती। तो इसमें फुटनोट नंबर 17 है। फुटनोट नंबर 17 का वर्ड कौन सा है, किस पे है? ये है ऑल एक्सपीरियंस के ऊपर। ठीक है, तो फुटनोट नंबर 17 में कह रहे हैं, ए स्ट्राइकिंग फैक्ट इन कोरोबोरेशन ऑफ दिस इज, कोरोबोरेशन का मतलब होता है एविडेंस विच कन्फर्म। A striking fact in corroboration of this is that whilst previously to the years 1801, when the smooth scarlatina of sedum still occasionally prevailed epidemically among children, it attacked without exception all children who had escaped it in a former epidemic। एक स्ट्राइकिंग फैक्ट ये है, इसके सबूत इसको कंफर्म करने के रूप में, कि वाइल्स प्रीवियसली टू द ईयर 1801 से पहले जब स्मूथ स्कारलेटिना ऑफ सिडम का जो अटैक होता था, स्टिल ओकेजनली प्रिवेल्ड एपिडेमिकली अमंग चिल्ड्रन, वो बच्चों में जब एपिडेमिकली प्रिवेल करता था या कर रहा था, तो it attacked without exception all children who had escaped it in a former epidemic। तो वो इसमें कोई बिना एक्सेप्शन के ये उन सब बच्चों को अफेक्ट कर रहा था जो पहले वाली एपिडेमिक से बच गए थे। इन ए सिमिलर एपिडेमिक विच आई विटनेस्ड इन कोइंसलेटर, ऑन द contrary, all the children who took in time a very small dose of belladonna remained unaffected by this highly infectious infantile disease। तो हनीमैन साहब कह रहे हैं कि पहली बात तो यह है कि वो जो पहले बच गए जाते थे
1801 से पहले इस बीमारी से, इस एपिडेमिक से, स्मूथ स्कारलेट इनऑप्सिडम से, पहली एपिडेमिक से जो बच जाते थे वो अगली बार बिना एक्सेप्शन के सभी अफेक्ट होते थे। एक बात तो ये कही है। दूसरी बात कह रहे हैं कि इन ए सिमिलर एपिडेमिक विच आई विटनेस्ड इन, एक जगह, एक टाउन है, ये शहर है जर्मन में, कोइंगस्लर, उसमें कह रहे हैं कि ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके विपरीत मैंने ये देखा कि वो सभी बच्चे जिन्होंने हु टुक इन टाइम ए वेरी स्मॉल डोज ऑफ बेलाडोना, जिन्होंने समय से पहले या जिनको हम बेलाडोना दे चुके थे, रिमेन्ड अनअफेक्टेड बाय दिस हाईली इन्फेक्शियस इन्फेंटाइल डिजीज, वो बच गए इस इन्फेक्शियस इन्फेंटाइल डिजीज से। If medicines can protect from a disease that is raging around, they must possess a vastly superior power of affecting our vital force. तो ये एक तरह से सबूत दे रहे हैं, एक तरह से ये एविडेंस दे रहे हैं। निमेन साहब कह रहे हैं कि यदि मेडिसिन प्रोटेक्ट कर सकती है वो डिजीज से जो कि उस चारों तरफ फैला पड़ा है, तो दे मस्ट possess a vastly superior power of affecting our vital force. तो इसका मतलब उनमें वो वास्टली सुपीरियर पावर है जो कि हमारे वाइटल फोर्स को अफेक्ट करती है, क्योंकि उसने उसको रोक दिया जो चारों तरफ फैल रहा, तो उससे तो सुपीरियर हुई ना ये इसकी पावर। बिल्कुल। तो ये 17 नंबर फुट नोट एक तरह से इस बात का प्रूफ दिया है एक्सपीरियंस के आधार पर कि किस तरह से मेडिसिनल पावर जो है वो सुपीरियर होती है मॉर्बिडली, ये मॉर्बिफिक नॉक्सियस एजेंट से। बिल्कुल। ये उन्होंने यह एक तरह से सबूत पेश किया है इस एग्जाम्पल को लेकर। मुझे क्वेश्चन पूछना था, मैं पूछूं? जी बिल्कुल जी बॉस, जैसे इन्होंने जो इस एपिडेमिक डिजीज के लिए इन्होंने बेलाडोना बताई थी, तो कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो मतलब डिजीज स्पेसिफिक नेम नहीं हो गया, मेडिसिन का नेम हो गया, मतलब इंडिविजुअलाइजेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है। हालांकि वो जीनस एपिडेमिकस का मुझे पता है कि मतलब मास पॉपुलेशन में एक्सपेरिमेंट करके, लेकिन जैसे जो और भी इसी तरह कई पुराने ऑथर्स को देखिएगा कि वो हर कुछ मेडिसिन का डिजीज स्पेसिफिक जैसे नाम बताते हैं कि इसमें ये देना, तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ तक सही है कि हम लोग डिजीज स्पेसिफिकली मेडिसिन का नाम बताएं? जैसे इन्होंने भी अभी जैसे सर ने इसको जो जस्टिफाई करते हैं ना बेटा ये जीनस एपिडेमिकस को, यहाँ हमारे पास दो भाव आते हैं। एक तो इन्होंने जो बताया तो हमें लगता है सीधे सीधे कि बेलाडोना जो है वो स्मूथ स्कारलेटिना ऑब्सिडम की मेडिसिन है, एक तो ये भाव आ रहा है सुनते के साथ ही। लेकिन बेसिकली इसके बेस में जो होता था और जो है वही ऑर्गेनन में ही बताया है कि ये जो जीनस एपिडेमिकस को निकाल के लाते थे डॉक्टर प्रीति जी, ये सीधे सीधे डिजीज के नाम पे ना ला करके ये उस एरिया में उस मेडिसिन की टोटलिटी के हिसाब से सिम्टम्स मैच करते थे, और जिस मेडिसिन की के सिम्टम्स की पिक्चर उस एरिया की डिजीज जो फैल रहा है उसकी टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स से जो मैच कर जाती थी मैक्सिमम लेवल पे, उसको जीनस एपिडेमिकस का नाम देके ये उधर दिया करते थे। तो इधर इन्होंने बेलाडोना किस आधार पे दी है वो नहीं बताया। जबकि हम बताना हाँ बेटा, बस इसमें ये है कि इंडिविजुअलिटी तब काम करती है प्रतीक जी जब हमारे पास टाइम है केस टेकिंग करके उसका इंडिविजुअलिटी निकालने का। पर इस तरह के एपिडेमिक्स में ये हमारे पास वो इतना शॉर्टेज ऑफ टाइम होता है कि हमें जान बचानी होती है, इसलिए जीनस एपिडेमिकस आया था कि जल्दी से जल्दी फटाफट वो जैसे बॉस ने बताया कि वो टोटलिटी लेके मैक्सिमम लोगों को बचाया जा सके। पर इसमें ऐसा भी नहीं होता था कि जीनस एपिडेमिकस में सब बच ही गए, कुछ न कुछ कोई ना कोई रह भी जाता था, ऐसा भी होता था कभी कभी। हाँ लेकिन मैक्सिमम लोग जो ज्यादा से ज्यादा बचाए जा सके यही इसका होता था। ये टाइम कांस्टेंट की वजह से हाँ नहीं बहुत अच्छा, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन। और अब यहाँ बात दो पॉइंट उठ के आते हैं डॉक्टर प्रीति जी के सवाल से, और जो डॉक्टर दीपशिका ने इतना बढ़िया एक्सप्लेनेशन दिया, इसके हिसाब से अब दो पॉइंट क्लियर हो ही जाएं। ये इसलिए ऐसे हो जाएं डॉक्टर प्रीति जी, बेसिकली जीनस एपिडेमिकस को कैसे तैयार किया जाता है।
आप ही बताओ ताकि और भैया छोटे भाई बहनों को पता चले। एक जीनस एपिडेमिकस का आधार क्या है चुनने का किसी इलाके में किसी एपिडेमिक डिजीज के लिए, वो क्या है? है 103। क्या कहते हैं, मास पॉपुलेशन में डिजीज के सिम्टम्स देखे जाते हैं। तो जैसे किसी पर्टिकुलर एरिया में तो जो कुछ लोगों के ऊपर ज्यादातर सिम्टम्स सेम होते हैं, हाँ। तो उसी सिम्टम्स के आधार पे जो टोटलिटी निकलती है, तो वो टोटलिटी ज्यादातर लोगों में एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे आता है कि वो सेम है। तो इसीलिए उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के लिए वो जो इंडिविजुअलाइज टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के बेसिस पे जो इंडिविजुअलाइज मेडिसिन होती है उस एरिया के लोगों के लिए वो जीनस एपिडेमिक। हाँ, यहीं रुक जाओ, अभी यहीं रुक जाओ बेटा। तो आपने ये बताया कि उस एरिया में एक जांच इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, एक वहां पर एक जांच पड़ताल की जाती है जो मैक्सिमम लोग जिन सिम्टम्स को लेके रिपोर्ट करते हैं उनको आधार बना करके एक टोटलिटी बना ली जाती है और उस पे एक मेडिसिन सेलेक्ट कर ली जाती है जो उस टोटलिटी को कवर कर रही है। तो ये तो हुई जीनस एपिडेमिकस, बिल्कुल सही कहा आपने। अब डॉक्टर दीपशिका ने कहा कि ये 100% लोगों पे तो रिजल्ट आता नहीं इसका, जी। तो इसीलिए नहीं आता क्योंकि जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम बनाई थी उसमें 100 के 100% लोग सेम टोटलिटी थोड़े दे रहे थे, जी जी, इसलिए वो 100% लोगों पे काम नहीं करी। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? डॉक्टर दीपशिखा ने यही कहा क्योंकि हमें एक मास ऑफ पॉपुलेशन को बचाना है, एक मास ऑफ पॉपुलेशन पे काम करना है जो कि 1 to 1 पॉसिबल नहीं है। 1 to 1 ट्रीट करना, एक फेस टू फेस इंडिविजुअलाइजेशन के अकॉर्डिंग एक को लाओ फिर उसकी टोटलिटी बनाओ उसे दवाई दो, ऐसे इतना टाइम नहीं देती कोई भी एपिडेमिक डिजीज, इससे पहले बहुत बड़ा नुकसान कर जाती है। तो इसलिए डॉक्टर दीपशिका का भाव ये बिल्कुल क्लियर था कि ज्यादा नुकसान को बचाने के लिए, जल्दी काम करने के लिए, उस एरिया को कवर करने के लिए एक जीनस एपिडेमिक्स को निकालना वहां पे जरूरी हो जाता है। जी जी जी, ठीक है ना? अमित पाल कुछ कह रहे थे? मुझे लग रहा है कि 103 में भी ये सारी चीजें बताई हुई है। हाँ, और बिल्कुल 103 में है इसका कि किस तरह से जीनस एपिडेमिक्स को सिलेक्ट किया जाता है। और अगर ज्यादा बड़ा नहीं है तो उधर मैं पढ़ के निकल लेता हूँ, समय पे बात आई है। ये 103 है या 203 है? हाँ 103 ही है, मैं पढ़ के निकल लेता हूं, बस मोटा मोटा समझ में आ जाएगा। कह रहे हैं इन द सेम मैनर as has here be taught relative to epidemic diseases। हालांकि अमितपाल भाई ये एपिडेमिक डिजीज की जगह किसी क्रोनिक डिजीज के लिए भी, किसी एरिया में कोई क्रोनिक डिजीज कोई मियाज्म भी फैला हुआ है उसके लिए भी हम ऐसे निकाल सकते हैं। 103 का भाव उधर ज्यादा है ना? हाँ, लेकिन मैं फिर भी पढ़ दे रहा हूं, दोनों इसमें आ जाएंगे। इन द सेम मैनर एज हैज हियर बीन टॉट रिलेटिव टू द एपिडेमिक डिजीजेस, जैसा कि एपिडेमिक डिजीज के बारे में जैसे बताया गया है मेडिसिन को निकालना जीनस एपिडेमिक्स के रूप में, विच आर जनरली ऑफ एन एक्यूट कैरेक्टर, द मियाज्मेटिक क्रोनिक मेलेडीज which as I have shown always remain the same in their essential nature, especially the SORA must be investigated as to the whole sphere of their symptoms in a much more minute manner than has ever been done before, for in them also one patient only exhibit a portion of their symptoms, a second, a third, and so on present some other symptoms which also are but a bracket में कह रहे हैं डिजर्व्ड क्या है बेटा ये डिसवर्ड एज इट वर, डिसवर्ड का मतलब है बिकम ब्रोकन ऑफ, टू डिवाइड अप इनटू पार्ट्स। ओके, इस वर्ड का मतलब है डिसवर्ड का। एज इट वर
portion of the totality of symptoms which constitute the entire extent of this malady, so that the whole array of the symptoms belonging to such a miasmatic chronic disease, and especially to the SORA, can only be ascertained from the observation of very many single patients affected with such a chronic disease, and without a complete survey and collective picture of these symptoms, the medicines capable of curing the whole malady homeopathically, bracket में कह रहे हैं, to wit the antisoric, cannot be discovered. And these medicines are at the same time the true remedies of the several patients suffering from such chronic affections. तो यहाँ दो भाव एक तरह से बताए हैं कि एक तो जो पूरी मेलेडी की पिक्चर किसी एक इंसान से ना तैयार हो करके इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन बहुत सारे पेशेंट पर अलग अलग इसकी जो आंशिक रूप से जो इसके सिम्टम्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं सबको कलेक्ट करके एक मेलेडी की पूरी पिक्चर बन पाती है, और तभी उसके लिए एक एंटीसोरिक, ट्रू एंटीसोरिक निकाल पाते हैं. अगर ऐसी पूरी पिक्चर नहीं बनेगी जब तक इस मेलेडी की होम्योपैथिकली एक एंटीसोरिक नहीं खोजी जा सकती. एक तो ये भाव कहा. दूसरा इसमें कहा कि यदि एक बार ऐसा तैयार हो जाए ऐसी पिक्चर, these medicines are at the same time the true remedies for the several patients suffering from such chronic affections. लास्ट के लाइन में ये कहा कि यदि आप ऐसी टोटलिटी तैयार कर लो बहुत सारे पेशेंट के ऊपर, मतलब सोरा की पिक्चर तैयार कर लो, स्पेशली सोरा को कहा, सिफिलिस और साइकोसिस को नहीं कहा, तो फिर बहुत सारे लोगों के लिए ये एक एंटीसोरिक के रूप में क्रोनिक अफेक्शंस की एक जीनस एपिडेमिकस की तरह ही मेडिसिन निकल भी सकती है. समझ रहे ना? तो ये भाव 103 का है. बल्कि फिर एपिडेमिक, जीनस एपिडेमिकस का कहां पर है? स्पेशली 101 में है क्या? 101 में, हाँ बस 101 में भी थोड़ा सा दिया है, छोटा सा ये. हाँ, लेकिन हमारा भाव क्लियर हो गया बेटा. जी. हमारा भाव बिल्कुल क्लियर हो गया कि जीनस एपिडेमिक डिजीज के लिए हम बहुत सारे पेशेंट को इन्वेस्टिगेट करके, सर्वे करके एक पिक्चर कंप्लीट ले लेते हैं समहाउ, और फिर एक उस टोटलिटी के आधार पर एक मेडिसिन सिलेक्ट कर लेते हैं, रेमेडी. और इसी तरह से 103 में उन्होंने क्रोनिक डिजीज के, मियाजमेटिक डिजीज के लिए भी ये कोशिश की जा सकती है, स्पेशली सोरिक डिजीज के लिए. ठीक है जी. हाँ, तो ये ऐसे था अमित भाई. थैंक यू अमित पाल ने इधर ध्यान आकर्षित कराया. ठीक है, और कोई कहना किसी को कुछ? ओके. तो एक में भी एक पॉइंट दे रखा है कि ये कंप्लीट पिक्चर जो है, एज इट इज ओनली बाय अ क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ सेवरल केसेस ऑफ एवरी सच कलेक्टिव डिजीज. हाँ हाँ हाँ, 101 में है बेटा. जी. 101 में पढ़ दूं क्या 101 को भी? छोटा सा ये पढ़ सकते हैं. 101 जी. एफोरिज्म 101 में कह रहे हैं, इट मे इजीली हैपन दैट इन द फर्स्ट केस ऑफ एन एपिडेमिक डिजीज दैट प्रेजेंट इटसेल्फ टू द फिजिशियंस नोटिस, he does not at once obtain a knowledge of its complete picture, as it is only by close observation of several cases of every such collective disease that he can become conversant with the totality of its signs and symptoms. The carefully observing physician can, however, from the examination of even the first and second patients, often arrive so nearly at a knowledge of the true state as to have in his mind a characteristic portrait of it, and even to succeed in finding a suitable homeopathically adapted remedy for it. तो यहाँ ये भी बताया है डॉक्टर दीपशिखा
कि किसी भी एपिडेमिक डिजीज की पिक्चर, कंप्लीट पिक्चर किसी एक दो पेशेंट से नहीं सामने आ पाती। उसके लिए भी 1 2 3 4 पेशेंट जब सामने आते हैं किसी फिजिशियन के जो केयरफुली ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो कई सारे पेशेंट के माध्यम से उस एपिडेमिक डिजीज की भी एक कंप्लीट पिक्चर उसके सामने तैयार हो पाती है। और फिर यदि वो ध्यान से इस पे काम करता जाए, उसके वो एक कैरेक्टरिस्टिक पोर्ट्रेट बनाते हुए, तो वो इस मेलेडी का एक कंप्लीट रूप पकड़ लेता है और उसके लिए फिर एक होम्योपैथिकली एडेप्टेड रेमेडी भी निकाल लेता है। जैसे कि अभी कोरोना फैला था, तो कोरोना में किसी को लंग्स की दिक्कत होती थी, किसी को सांस की होती थी, किसी को स्मेल की होती थी, किसी को टेस्ट की होती थी, किसी को एक ऑर्गन अफेक्टेड होता था तो किसी को दूसरा सिम्टम्स आते थे। तो इसी तरह से किसी भी एपिडेमिक डिजीज को एक दो तीन बंदों में भी उसकी पूरी पिक्चर कभी नहीं आया करती। ये भाव है 101 का, है जी। अच्छा, जी बिल्कुल। और एक चीज और है कि इसको ना खाली उसमें एक्यूट फीवर को लेके ही नहीं है। जैसे कई बार मुझे याद है कि एक केस था मेरे पास, उनके ना पूरे मोहल्ले में आसपास सबको रिंग वर्म हो रहे थे। हाँ तो आप वर्म को भी ले सकते हो। आपने कई ऐसे देखे होंगे कि पूरे उस एरिया में आसपास स्किन से रिलेटेड कोई बीमारी है, हाँ एलर्जी, हाँ स्किन है सूखी, हाँ तो यहाँ तक इसको यूज कर सकते हाँ, हो। इसका दायरा यहाँ तक है, वही तो 103 में बताया। और वो जो आपने रिंगवर्म बोला, वो बेसिकली सोरिक डिजीज अगर है कोई भी, बिल्कुल उसके लिए रिंगवर्म को, बिल्कुल अगर खुजली को, स्कैबीज वगैरह को लें, उसमें कहा है अमित पाल भाई, स्पेशली जिसके पीछे सोरिक मियाज्म है, वो मेलेडी, उस मेलेडी पे काम किया जा सकता है जो सोरिक मियाज्म की वजह से है। ठीक है जी। और कई बार हमारे बॉस बोलते हैं, डॉक्टर डीबी सिंह बॉस, के मुरादाबाद में ज्यादातर मैं एक एरिया में मैं ऑब्जर्व कर लेता हूं कि स्किन की प्रॉब्लम में ज्यादातर एक एरिया वाइज भी, अमित पाल, जियोग्राफिकली भी एक पर्टिकुलर मेडिसिन के उसमें आ जाते हैं दायरे में, कई सारे लोगों को देख के। तो ये है संभव होम्योपैथिक में, है ना। जी जी जैसे वो नहीं आ रहा, हल्का हल्का आपको याद आ रहा होगा कि बड़े सर कहते थे कि केरला का डिस्पोजिशन एंग्री वाला है। हाँ हाँ बिल्कुल, वो सर तो जियोग्राफिकली बता देते थे कि उधर उधर इस तरह का डिस्पोजिशन मिलेगा, उधर ओफिडिया मिलेंगे, उधर मेटल मिलेंगे, उधर एंग्री मिलेंगे, उधर एंग्री बोले तो सिफिलिटिक मिलेंगे, उधर साइकोसिफिलिटिक मिलेंगे। अमित पाल भाई जो एग्जांपल देना चाह रहे हैं वो ये शायद उसका बेस ये था कि एक एरिया में तो मीजल्स होती थी, एक एरिया में चिकन पॉक्स होती थी, अमित पाल, है ना। बिल्कुल तो जिधर चिकन पॉक्स होती थी, सर ने बताया ये साइकोसिफिलिटिक है, और जिधर मीजल्स होती थी उधर प्योर सिफिलिटिक रिएक्शन था उन लोगों का। ऐसे ही उनका स्वभाव मिलता था। तो बहुत अच्छे से ऑब्जर्व की जा सकती हैं चीजें, अमित भाई। क्या एक एरिया के हिसाब से भी आप अपना एक निकाल सकते हैं कि हाँ इस तरीके का है। हाँ, और आप पीछे चले जाओ ना, इसकी शुरुआत में चले जाओ आप, इस ट्रैक को पीछे की तरफ लेके जाओ, तो हिपोक्रेट्स साहब ने 4 कॉन्स्टिट्यूशन दे दिए थे टेम्परामेंट। उनका आधार यही तो था कि कौन तो सैंग्विन होगा, कौन कॉलरिक होगा, कौन नर्वस होगा, कौन ल्यूकोफ्लेग्मेटिक होगा। तो उन्होंने पूरी ह्यूमन रेसिस को ही 4 भागों में, 5 भागों में टेम्परामेंट्स के हिसाब से बांट दिया था। तो ऐसे ही तो काम हो रहा है इस थेरेपेटिक साइंस पे। तो ये सब एक ही लैंग्वेज है इन सब की। ठीक है। तो हमारा ये 33 हो गया। जी एक और कर लेते हैं 34 में कह रहे हैं कि द ग्रेटर स्ट्रेंथ ऑफ द आर्टिफिशियल डिजीज प्रोड्यूसेबल by medicines is however not the sole cause of their power to cure natural diseases.
अब कोई इस भ्रम में भी ना रहे कि मेडिसिन जो है वो स्ट्रॉन्ग डिजीज पैदा करती हैं नेचुरल डिजीज से, तो यही केवल एक क्वालिटी क्योर कर देगी केस को। इनकी ग्रेटर स्ट्रेंथ होना ही कि नेचुरल डिजीज को क्योर करने की गारंटी नहीं है। बिल्कुल। द ग्रेटर स्ट्रेंथ ऑफ द आर्टिफिशियल डिजीज इज producible by medicine is, however, not the sole cause of their power to cure natural diseases. In order that they may affect a cure, it is before all things requisite that they should be capable of producing in the human body an artificial disease as similar as possible to the disease to be cured. बल्कि सिमिल उसको क्योर करने के क्रम में क्योर हो जाए, इसके लिए क्या जरूरी है, क्या चीजें रिक्विजाइट हैं कि ये कैपेबल हो प्रोड्यूस करने में ह्यूमन बॉडी में एक ऐसा आर्टिफिशियल डिजीज जो कि सिमिलर हो एज पॉसिबल टू द डिजीज टू बी क्योर्ड, तब क्योर करेगी, ना केवल ग्रेटर स्ट्रेंथ होना ही सफिशिएंट होगा। विच विद समवॉट इंक्रीज्ड पावर transform to a very similar morbid state the instinctive life principle, ताकि या जो कि कुछ इंक्रीज पावर होने के नाते ट्रांसफॉर्म कर सके एक वेरी सिमिलर मॉर्बिड स्टेट को इंस्टिंक्टिव लाइफ प्रिंसिपल पर, which in itself is incapable of any reflection or act of memory, जो अपने आप में इनकैपेबल होता है एनी रिफ्लेक्शन को देने में या एक्ट ऑफ मेमोरी में, वो अपनी ज्ञान तो लगा नहीं पाता, तो उसको बाहर से एक दूसरा इफेक्ट देना होता है। इट नॉट ओनली ऑब्सक्योर्स बट एक्सटिंग्विशेस एंड देयरबाय एनिलेट्स द डिरेंजमेंट कॉज्ड बाय द नेचुरल डिजीज। और ना केवल ये ऑब्सक्योर करेगा, ऑब्सक्योर का मतलब है नॉट वेल नोन या स्पष्ट, इट नॉट ओनली ऑब्सक्योर बट एक्सटिंग्विशेस एंड देयरबाय एनिलेट्स द डिरेंजमेंट कॉज्ड बाय द नेचुरल डिजीज। तो बेसिकली चूंकि वो इनकैपेबल है लाइफ प्रिंसिपल, तो ना केवल वो वहां ऑब्सक्योर होता है बल्कि इनकैपेबल होता है एक्सटिंग्विश करने में, एनिलेट करने में, डिरेंजमेंट जो नेचुरल डिजीज के द्वारा होता है उसको। दिस इज सो ट्रू that no previously existing disease can be cured even by nature herself by the accession of a new dissimilar disease, be it ever so strong, and just as little can it be cured by medical treatment with drugs which are incapable of producing a similar morbid condition in the healthy body. ये बात बिल्कुल सच है। दिस इज सो ट्रू दैट नो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग डिजीज कैन बी क्योर्ड, जो पहले से ऑर्गेनिज्म में एग्जिस्ट कर रहा है जो डिजीज नेचुरल डिजीज, वो क्योर नहीं हो सकता इवन बाय नेचर हरसेल्फ, भले वो चाहे नेचर ही क्यों ना हो। बल्कि इसको तो अतिशयोक्ति अगर नहीं है तो इसको तो ये कह दिया जाता है कि इसे भगवान भी ठीक नहीं कर सकता। बाय द एसेशन ऑफ ए न्यू डिसिमिलर डिजीज, एक नया डिसिमिलर डिजीज डाल करके नेचर की खुद की भी इतनी पावर नहीं है कि वो उसको क्योर कर दे जब तक डिसिमिलर होगा डिजीज। बी इट एवर सो स्ट्रॉन्ग, भले चाहे वो नेचर कितना भी स्ट्रॉन्ग डिजीज शरीर में डाल दे, यदि शरीर में पहले वाले डिजीज के वो सिमिलर अगर नहीं है तो वो उसे क्योर नहीं कर सकती नेचर भी, जबकि नेचर बहुत सुप्रीम पावर होती है। एंड just as little can it be cured by medical treatment with drugs which are incapable of producing a similar morbid condition in the healthy body। बिल्कुल ठीक इसी तरह से एक मेडिकल ट्रीटमेंट भी किसी डिजीज को ठीक नहीं कर सकता ड्रग के द्वारा यदि वो सिमिलर मॉर्बिड कंडीशन ना पैदा करता हो हेल्दी बॉडी पर ऐसा ही ऐसी सिमिलर। समझ रहे भाई? जी हाँ, तो नेचर को बहुत सुप्रीम पावर माना जाता है। नेचर इज इक्वल टू गॉड लगभग
वो भी यदि डिसिमिलर डिजीज को लेकर के कहीं किसी पहले वाले डिजीज को क्योर करना चाहे तो उसकी भी क्षमता नहीं है। ऐसे ही कोई भी मेडिसिन, कोई भी ड्रग, किसी भी इसी के आधार पर बताया है नीमैन साहब ने फिर कि सिमिलर मॉर्बिड कंडीशन अगर पैदा नहीं कर रही है किसी हेल्दी बॉडी पर प्रूविंग के दौरान तो वो नहीं कर सकती क्योर ऐसे ही नेचुरल डिजीज को जी जो डिसिमिलर होगा उसको। है जी? हाँ जी बिल्कुल। हाँ, तो कोई पॉइंट क्लियर करना है किसी को? डिसिमिलर वाली डिजीज का एक एग्जांपल देके बता दीजिए तो चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब आगे वही आएंगे, वैसे तो 46 अब ये आगे वही पोर्शन चलेगा बेटा। और बेसिकली एग्जाम्पल से ज्यादा जरूरी है कि ऐसा क्यों नहीं होता है, इस पे बात होना। जी ऐसा क्यों संभव नहीं है, उस पे चर्चा हो सकती है। अदरवाइज डिसिमिलर के एग्जाम्पल तो बाहर बाहर अब इसमें आएंगे अगले अफोरिज्म में। जी हाँ, तो इस पे बात होएगी। आपका क्वेश्चन छोटा है, जवाब बहुत बड़ा हो जाएगा फिर बेटे, इसको याद रखना आप। है जी? जी जी बॉस जी चलो ठीक है, यहीं रुके फिर आज। हाँ जी जी बॉस। सबको नमस्ते, सबको हैप्पी संडे, नमस्ते सबको राम राम, नमस्ते, धन्यवाद सबका भाई। राम 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 जी।